friends, let's come to the international part of PT updated material and the topic is India and its neighborhood. तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए सिर्फ वही मैं पढ़ाऊँगी, उससे ज़्यादा लाइन बाय लाइन मैं कोई चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ऑन द लाइन है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना नेसेसरी है। डोंट गो लाइक कि आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वही रिवाइज करने का टाइप का आप पढ़िए। इसलिए इसमें भी मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरीथिंग। ओके, सो वी विथ मी नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक इज इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया ने अभी $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस श्रीलंका को प्रोवाइड किया है, जो कि आइलैंड नेशन है। क्यों प्रोवाइड किया? क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे थे बिकॉज ऑफ क्या हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो जिसके कारण शॉर्टेज हुआ फॉरेन एक्सचेंज के कारण, तो पावर कट्स बहुत ज़्यादा हुए, एसेंशियल आइटम्स भी का शॉर्टेज हो गया। तो $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है 4 पिलर्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन अरेंजमेंट का कंपोनेंट है, उसी के लिए प्रोवाइड किया गया है। रीजंस क्या है श्रीलंका के क्राइसिस का? ऑब्वियसली फॉरेन डेट का डिफॉल्ट, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसमें चाइना, आपको पता होगा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी मैंने पीटी का 365 का मटेरियल में पढ़ाया है। टूरिज्म फॉल होना, कम होना बिकॉज ऑफ कोविड-19, एग्रीकल्चर क्राइसिस बिकॉज बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन की अगर बताएं तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और वीक करेंसी के भी कारण। अब इम्पैक्ट क्या है श्रीलंका क्राइसिस का इंडिया में? तो रिफ्यूजी क्राइसिस, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज जो है इंडिया में आ रहे हैं, जिसके कारण सप्लाई शॉक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, फिर राइज ऑफ रिबल ग्रुप्स, क्योंकि सिन्हलिस पॉपुलेशन जो है वो आर्म्स ले रहे हैं क्राइसिस का फ़ायदा उठा के। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हम कहीं ना कहीं हमारे ऑनगोइंग क्राइसिस जो है थ्रेट है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज़ द श्रीलंका। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद करने की। सबसे पहला है जाफना। जाफना कहाँ है? श्रीलंका में। फिर नेगोम्बो कहाँ है? श्रीलंका में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। फिर माउंटेन लावीनिया, वो भी कहाँ है? श्रीलंका में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद करने की जरूरत है। नाउ लेट्स कम टू एक्सटर्नल डेट क्राइसिस। एक्सटर्नल डेट क्राइसिस जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा डेट क्राइसिस फेस कर रही है और एक्सटर्नल डेट जो है वो ज़्यादा फेस कर रही है। एक्सटर्नल डेट वो होता है जब कोई भी कंट्री जो है बाहर से फॉरेन से लोन लेती है, जिसको हम एक्सटर्नल डेट बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है या वो पे नहीं कर पाती तो एक्सटर्नल डेट डिफॉल्ट भी हो जाता है, जिसको सोवरेन डिफॉल्ट भी बोला जाता है। फिर आते हैं मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए कि वो स्टेट ऑफ आर्ट MRCC सेटअप करेंगे कोलंबो में। कोलंबो का है? श्रीलंका में। अब MRCC जो है ये पार्ट है हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क का अंडर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी सी लेन्स को मॉनिटर करेंगे, वहाँ पे जो भी इमरजेंसीज हैं उनको देखेंगे, वेजल्स जो भी डिस्ट्रेस हो रहे हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना हो रहा है वो सब चीज़ें मेजर करेंगे। अब MRCC जो है वो कोऑर्डिनेट कौन करेंगे? हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड जो है हर कंट्री में वो जो है कोऑर्डिनेट करेगी इसमें। तो दिस इज श्रीलंका। नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड जापान। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया और जापान के, अभी 14th इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑल्सो 2022 जो है वो 70th ईयर एनिवर्सरी है हमारे इंडिया जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। अब व्हाट आर द की फीचर्स की हाईलाइट? तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग के उसमें एम्बिट में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे वही है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी है। फिर जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म ये भी इस्टेब्लिश्ड किसलिए किया है कि जो भी हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिसका जो आर्टिकल 6 है जो कि मार्केट बेस्ड है, तो उसको जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया गया है रिलेटेड टू प्राइवेट कैपिटल फ्लो टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, फिर आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो बोथ कंट्रीज ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्लाइमेट इनिशिएटिव की बात करें तो जापान जो है वो ज्वाइन कर रहा है इंडिया शुड इस क्लाइमेट इनिशिएटिव लीड IT, जो कि प्रमोट करेगी हैवी इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन। और लीड IT क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि हमारे लो कार्बन ट्रांजिशन को प्रमोट करेगी, स्पेशली इन हार्ड टू एबेट सेक्टर्स। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो बोथ साइड ने एग्री किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, और जहाँ पे भी वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, पॉसिबल फ्यूचर कॉपरेशन है, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। अब सीट्स एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने
रिटेरिएट किया है कि इंडिया का सपोर्ट जो है फॉर जापान कैंडिडेचर फॉर नॉन परमानेंट सीट। इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख करोड़ का किया है इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी वर्क कर रहे हैं उस पर भी। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ किया है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ बता दूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ। अब इंडिया जापान रिलेशन की बात करें तो मल्टीलेटरल कॉपरेशन की अगर बात करें तो क्वाड के भी मेंबर हैं, G4 के भी मेंबर हैं, G20 के भी मेंबर हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो जापान जो है लार्जेस्ट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पार्टनर है हमारे इंडिया का, और 2 कंट्रीज ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया है। अब बायलेटरल एक्सरसाइजेस की बात करें तो धर्म गार्जियन जो है आर्मी की एक्सरसाइज है, फिर शिन्यू जो है मैत्री एयरफोर्स की है, और जिमेक्स जो है नेवी की है। मालाबार एक्सरसाइज में जापान पार्टिसिपेट करता है एज अ परमानेंट मेंबर, और बोथ कंट्रीज ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है टू एक्सचेंज सप्लाई सर्विसेज ड्यूरिंग बायलेटरल एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन की बात करें तो जापान जो है वो वेलकम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का, जो कि कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे चाइना का जो भी सप्लाई चेन इनिशिएटिव है जो लॉन्च कर रहा है चाइना, उसको काउंटर करेंगे। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो भी दोनों कंट्रीज ने साइन किया है चाइना के BRI को अपोज करने के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दोनों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पार्टनरशिप लाई है। और हिस्टोरिकल टाइज की बात करें तो 6th सेंचुरी हिस्टोरिकल टाइज है, जहाँ जब पहली बार बुद्धिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जापान में। तो दिस इज द इंडिया जापान रिलेशन। नाउ लेट्स कम टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अभी 2nd इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुआ है। वर्चुअल समिट एज इन मतलब आप ऑनलाइन समिट हुआ है। की हाईलाइट्स यही है कि बोथ कंट्रीज ने एग्री किया है कि वो एनुअल समिट करेंगे बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप। ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया में कहीं क्लीन टेक्नोलॉजीज लाएगा, स्पेस और इनोवेशन, उसमें इनोवेशन होगा। ड्यूरिंग दिस समिट PM मोदी ने थैंक किया है उतने काउंटर पार्ट्स को फॉर रिटर्निंग 29 एशियन आर्टिफैक्ट टू इंडिया। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो जियो स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का कॉपरेशन है, एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन है। अब रिलेटेड न्यूज़ में देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की हाइलाइट्स है कि इंडिया जो है टैरिफ को एलिमिनेट करेंगे। मोर देन 85% है ऑस्ट्रेलियन गुड्स जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो उनमें जो है टैरिफ्स रिड्यूस करेंगे, और 91% जो गुड्स हैं उनको भी कवर करेंगे, और जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे 96% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया। जीरो ड्यूटी एक्सेस देंगे इंडियन गुड्स को, ठीक है। इंडियन ग्रेजुएट्स जो है फ्रॉम स्टेम जो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, वो भी उनको ग्रांट किया जाएगा कि वो पोस्ट स्टडी वीज़ाज उनको मिल पाए। और ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया है कि वो अपने डोमेस्टिक टैक्स लॉस को अमेंड करेंगे टू स्टॉप टैक्सेशन ऑफ ऑफशोर इनकम ऑफ इंडियन फर्म्स। ओके, सो दिस इज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स कम टू इंडिया सेंट्रल एशिया एंड रशिया। तो रशिया यूक्रेन वॉर तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, फरवरी से चल रहा है, बहुत महीनों से। तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। ये पहले मतलब तो उस टाइम लोग सभी ही देख रहे थे। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 24 फ़रवरी को हुआ था रशियन यूक्रेन वॉर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वायलेंट होता गया है टाइम जैसे जैसे जा रहा है। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं यूक्रेन के बढ़ गए, और सैंक्शन जो है, बहुत सारे सैंक्शंस जो है रशिया पे लगाए गए। अब यूक्रेन और प्रेजेंट रशियन यूक्रेन वॉर कैसे हुआ? तो रशिया और यूक्रेन जो है उनका अगर टाइज बताएं, उनका रिलेशन बताएं तो 1700 से था, जब कैथरीन द ग्रेट जो थे वो मोस्ट ऑफ द यूक्रेनियन सिटी जो है वो अपने रशियन अम्पायर के अंदर ले लिया था। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्रीफ पीरियड हुआ, ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस हुआ। यूक्रेन जो है फिर सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो यूक्रेन जो है अलग हो गया। प्रेजेंट डे वॉर जो है वो 3 पॉइंट से ट्रेस किया जा सकता है। पहला तो है कि यूक्रेन ने अटेम्प्ट किया कि जो भी कल्चरल टाइज है हमारे रशिया के साथ उसको हम खत्म करेंगे। दूसरा चीज़ है कि ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस जो है यूक्रेन का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये किया। और इन्फ्लुएंस जो है नाटो का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण रशिया ने सोचा कि अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन भी बन गया तो हम हर जगह से लॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी रशिया नाटो के मेंबर्स हैं। तो इसलिए भी जो है ये वॉर हुआ। अब मेजर प्लेसेस जो न्यूज़ में है वो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो पहला है डोनेट्स्क एंड लुहांसिक रीजन, दैट इज डोनेट्स्क एंड लुहांसिक रीजन। इन दोनों को मिला के डॉनबास रीजन बोला जाता है, और यहाँ पे मेन इंडस्ट्रीज जो है कोल माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन की मेन इंडस्ट्रीज है। फिर मरियापुल आता है। मरियापुल बिगेस्ट यूक्रेनियन पोर्ट है जो कि अजोव सी के पास है। फिर खेरसन यूक्रेन में ही आता है। ये सिचुएटेड है डेनिपर रिवर पे, जो कि ब्लैक सी में फ्लो करती है, और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है जो कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड रूट प्रोवाइड करती है मेडिटेरेनियन सी को। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद
याद करने की ज़रूरत है, डोनबास रीजन, मैरियापुल एंड खेरसन। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़ एंड डेवलपमेंट। तो नाटो का भी हमने बताया कि नाटो जो है ये यूएस की लेड ट्रीटी है, एक मिलिट्री असिस्टेंस है जहाँ पे 27 यूरोपियन कंट्रीज़ है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, 1 यूरेशियन कंट्रीज़ है। और नाटो जो है 1949 में क्रिएट की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, कनाडा और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलकर, कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है बढ़ाएंगे। ओके, तो प्रोसीजर क्या है नाटो का मेंबर बनने के लिए? तो सबसे पहले आपको कंसेंसस लेना पड़ेगा, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं नाटो के वो, उसके बाद आप एक एक्शन मेंबरशिप प्लान किया जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, फिर नाटो जो है वो अमेंडमेंट मूव करेगा अपनी पार्टी को इनवाइट करने के लिए, और फाइनली न्यू मेंबर जो है वो नाटो की ट्रीटी में आ जाएंगे। मेंबरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए माइनॉरिटी पॉपुलेशन का। अब आते हैं मेजर नॉन नाटो एलाई की अगर बात करें तो यूएस ने अभी कतर को डेजिग्नेट किया है मेजर नॉन नाटो एलाई। तो ये क्या है, नेशंस जिनको अगर ये दिया जाता है, ये डेजिग्नेशन दिया जाता है, वो एलिजिबल हो जाते हैं कुछ थिंग्स के लिए, जैसे कि यूएस वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल्स ऑफ मटेरियल इनसाइड देयर कंट्रीज, तो वो सब होस्ट कर सकते हैं। वाइल उनको कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट्स नहीं दी जाती, बट उनको मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, और इंडिया जो है मेंबर नहीं है मेजर नॉन नाटो एलाई, ठीक है, एलआई का। फिर आते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट 1 एंड 2। ये एग्रीमेंट जो है पीस सीकिंग सेटलमेंट के लिए बनाया गया है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, एंड आर नेम्ड आफ्टर बेलारूसियन कैपिटल वेयर द एग्रीमेंट वाज फर्स्ट सेटल्ड। अब मिन्स्क 1 जो है वो साइन किया गया था 2014 में। ये 12 पॉइंट सीज फायर डील जो है वो रशिया, यूक्रेन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, उन्होंने मिलकर साइन की है, एंड प्रो रशियन लीडर्स फॉर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन एट बेलारूस, बट ये स्टैंड नहीं हुआ। फिर मिन्स्क 2 जो है उसको नॉर्मैंडी 4 भी बोल देते हैं। ये साइन किया गया था 2015 में, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया ने साइन किया था आफ्टर फेलर ऑफ मिन्स्क एग्रीमेंट 1। अब आते हैं जेनेवा कन्वेंशन एंड रशियन यूक्रेन वॉर। अब जेनेवा कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो रशियन ट्रूप्स ने अभी एक्यूज़ किया है ऑफ वायलेटिंग जेनेवा कन्वेंशन इन ऑनगोइंग वॉर। अब जेनेवा कन्वेंशन जो है उसमें 4 ट्रीटीज़ आती हैं और 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं जो आपको फॉलो करने रहते हैं। फर्स्ट 2 जो है वो पहली बार 1997 में फॉर्मलाइज हुआ था, और थर्ड जो है 2005 में, जो कि बहुत सारे एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आपके कंट्री में अगर कोई हमारा मेंबर चला गया है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, तो वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। जिनेवा कन्वेंशन रेटिफाई किया गया है 196 स्टेट्स ने रेटिफाई किया है, इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर स्टेट, एंड प्रोटोकॉल्स जो है वो रेटिफाई किया गया है 174, 169 एंड 79 स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। अब व्हाट इट कवर्स, तो फर्स्ट की अगर बताएं, जिनेवा कन्वेंशंस की बताएं, तो फर्स्ट जो है प्रोटेक्ट्स वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स, जो भी हमारे बीमार सोल्जर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको मेडिकल और रिलीजियस पर्सनल जो है वो भी एक्सटेंड करते हैं, मेडिकल यूनिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड की अगर बताएं तो वाउंडेड एंड सिक एंड शिप रेक्ड मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग द वॉर, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, और हॉस्पिटल शिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो है अप्लाइज टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं उनको दिया जाता है, इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोटेक्ट सिविलियंस, जो भी सिविलियंस हैं और कंट्री में मिल गए हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। अब 3 जो प्रोटोकॉल्स है एडिशनल प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल 1 एंड 2 जो है ये स्ट्रेंथन करता है हमारे जो विक्टिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन बढ़ाता है इंटरनेशनल, नॉन इंटरनेशनल और आर्म कॉन्फ्लिक्ट में। प्रोटोकॉल 3 जो है वो एडिशनल एम्बलम क्रिएट करता है, द रेड क्रिस्टल, विच हैज़ द सेम इंटरनेशनल स्टेटस एज द रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट एम्बलम्स। तो दिस इज जेनेवा कन्वेंशन। नाउ लेट्स कम टू वॉर क्राइम्स। ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन ओपन करेंगे इनटू पॉसिबल क्राइम्स जो भी हमारे यूक्रेन में हो रहे हैं। अब वॉर क्राइम्स है क्या? वॉर क्राइम्स एक सीरियस वायलेशन है ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस का। जब आप कॉन्फ्लिक्ट में हो तो आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन लॉस को वायलेट करते हो। एग्जाम्पल्स जैसे हॉस्टेजेस को ले लेना, उनको मार डालना, चिल्ड्रन को फोर्स करना कि वो फाइट करे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है ये 3 प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं कि वेदर इंडिविजुअल और मिलिट्री हैज़ कमिटेड अ वॉर क्राइम और नॉट। पहला है प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा है प्रिकॉशन, तीसरा है डिस्टिंक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो आर्मीज़ को प्रोहिबिट करते हैं कि वो अटैक पे रिस्पॉन्ड ना करें विद द एक्सेसिव वायलेंस। प्रिकॉशन की बात करें तो पार्टीज़ को रिक्वायर्ड है कि वो अवॉइड करें और मिनिमाइज़ करें जितने भी हार्म है सिविलियन पॉपुलेशन की तरफ। डिस्टिंक्शन की बात करें, डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द सिविलियन एंड बेलिजेरेंट पॉपुलेशन एंड द ऑब्जेक्ट। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या होता है ये आपको इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ये जो है कोर्ट है लास्ट रिजॉर्ट का। जब भी आपके इंटरनेशनल क्राइम्स बढ़ जाते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन जो है ये ICC में किया जा सकता है, इंक्लूडिंग जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये गवर्न किसके थ्रू किया जाता है? इंटरनेशनल ट्रीटी जो है जिसको रोम
स्टैचू बोलते हैं उसके द्वारा गवर्न किया जाता है और वर्ल्ड की पहली परमानेंट आईसीसी है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पार्ट नहीं है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इसका हेग में है, नीदरलैंड में। ऑल्सो हैज़ टेम्प्रेरी फील्ड ऑफिसर्स इन एरियाज वेयर इन्वेस्टिगेशन आर बीइंग कंडक्टेड। इंडिया जो है अभी उन्होंने ना तो साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है रोम स्टैचू ऑफ आईसीसी। ओके, तो दिस इज आईसीसी। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो बिम्स्टेक जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, या मैंने आपको पढ़ाया है। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो 5th समिट अभी हुआ है रिसेंटली बिम्स्टेक का, जो कि कोलंबो में हुआ है श्रीलंका में, और ये वर्चुअली हुआ है। तो इंपॉर्टेंट आउटकम्स, तो बिम्स्टेक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बट यहाँ पे भी अगर दिया है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। तो इंपॉर्टेंट आउटकम्स यही है कि बिम्स्टेक चार्टर जो है उसको अडॉप्ट और साइन किया है, जो कि मैंने बोला था कि बिम्स्टेक चार्टर अभी तक नहीं साइन हुआ था, अब उसको साइन किया गया है एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद लीगल पर्सनैलिटी। ठीक है, हर मेंबर्स मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ये भी अडॉप्ट किया गया है। 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, फिर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। अब अगर बताएं तो हर सेक्टर्स को जो है, हर जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक एक चीज़ें दे दी गई हैं। जैसे कि बांग्लादेश की अगर बात बताएं तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट का बारे में बोला गया। भूटान की बात बताएं तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। इंडिया की बात बताएं तो सिक्योरिटी और इंक्लूडिंग एनर्जी। म्यांमार में एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है। नेपाल में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। श्रीलंका में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एंड थाईलैंड में कनेक्टिविटी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो उसमें जोड़ी गई हैं। नाउ लेट्स कम टू बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है? एक इंटर रीजनल ग्रुपिंग है जो कि रीजनल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाती है अमंग इट्स 7 मेंबर्स इन द लिटोरल और एडजेसेंट एरियाज। तो आपको बिम्स्टेक की कंट्रीज ज्वाइन करने की याद करने की जरूरत है। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, थाईलैंड एंड नेपाल एंड भूटान। तो दीज आर द कंट्रीज। अब जो रीजनल कॉपरेशन अमंग इट्स 7 मेंबर्स और लिटोरल स्टेट, ठीक है, और ये अगर बताएं तो होम टू 1.68 बिलियन पीपल, 1.68 बिलियन पीपल अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब बिम्स्टेक प्रिंसिपल्स की बात करें तो सोवेरेनिटी, इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बनाना, कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं करना इंटरनल अफेयर्स में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना और म्यूचुअल बेनिफिट करना। कॉपरेशन जो है विद इन द बिम्स्टेक विल कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन टू and not be substitute for bilateral, regional and multilateral cooperation. Objectives जो है तो obviously enabling environment create करना, rapid economic development करना, accelerate करना economic growth और social progress, active collaboration करना, mutual assistance और assistance provide करना एक दूसरे को, more effectively work करना और close और beneficial cooperation को बढ़ाना. Okay, so this is the BIMSTEC and it is not necessary to learn all this. जो है इसका secretariat आपको याद करना है, जिसका secretariat है ढाका में. अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो इंडिया जो है अभी इलेक्ट हुआ है 4 यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज में. इकोसॉक जो है वो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है यूएन सिस्टम का, जो कि स्टैब्लिश किया गया था यूएन चार्टर 1945 में. 54 मेंबर्स जो है इकोसॉक के वो हार्ट हैं हमारे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. और ये इलेक्ट कैसे होते हैं? जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है. अब इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है यूएन इकोसॉक में फॉर द टर्म 2022 to 24. लास्ट ईयर इन एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी अगर बात करें अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान. 4 बॉडीज जो है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट. तो इन चारों के लिए जो है इंडिया इलेक्ट हुआ है. अब आते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. तो इंडिया ने सिक्योर किया है लीडरशिप पोजीशन इन ITU काउंसिल स्टैंडिंग कमिटी में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए बनी है, और साइन किया है होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU. एरिया ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मेंबर अगर बन गया है, इंडिया ने साइन कर दिया है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं R&D में बहुत हेल्प मिलेगी. अब ITU क्या है वो आपको याद करने की ज़रूरत है. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए फॉर्म की गई है. इसमें बहुत सारे मेंबर स्टेट, यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं. 1865 में फाउंड की गई थी. ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड. और ITU एलोकेट करते हैं ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स, जो कि डेवलप करते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड, नेटवर्क को इंश्योर करना, टेक्नोलॉजीज़ को सीमलेसली इंटरकनेक्टेड एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव एक्सेस टू ICT. नाउ लेट्स कम टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन. इंडिया जो है अभी हिट आउट किया है एट OIC फॉर इनवाइटिंग द हरियत चीफ टू अटेंड इट्स फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन इस्लामाबाद.
OIC क्या है, ये एक सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। ये सेफगार्ड करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारे जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मेंबरशिप बात बताएं तो 57 स्टेट है, हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरेबिया में, और इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। अब लीग ऑफ अरब स्टेट्स की बात करें तो अरब लीग क्या है, इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की बात की है बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड लीग ऑफ अरब स्टेट। अब लीग ऑफ अरब स्टेट और अरब लीग क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, बहुत सारे अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को मिला के बना है, जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स जो है अरेबिक स्पीक बोलते हैं। पर्पस अगर बताएं तो स्ट्रेंथन टाइज अमंग द मेंबर स्टेट एंड कोऑर्डिनेट देयर पॉलिसीज एंड प्रमोट देयर कमिटमेंट्स। फाउंडेड इन 1945। हेडक्वार्टर्स अगर बात बताएं तो हेडक्वार्टर्स जो है कियारो इजिप्ट में है। ओके, सो दिस इज़ अरब लीग। फिर इंडिया एंड यूएस की बात करें तो 4th एनुअल यूएस इंडिया समिट हुई है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। 2+2 डायलॉग जो है ये फॉर्मेट है फॉर मीटिंग ऑफ अ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट्स एलियंस इन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इशूज़। की हाईलाइट्स में अगर देखा जाए तो मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना है हमको, IPACC में इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार। ट्रेड की अगर बात बताएं तो इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम और रिन्यूअल करना है हमको, वर्किंग ग्रुप डिस्कशन की। MOU साइन किया है ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में। नासा इसरो जो सिंथेटिक अपार्चर रेडार है उसको भी डिस्कस किया है। न्यू डिफेंस डोमेन्स की बात करें तो कोलैबोरेशन जो है उसको डीपन किया है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया US जॉइंट टेक्निकल ग्रुप एंड इन इवॉल्विंग न्यू डिफेंस डोमेन्स इंक्लूडिंग स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर। अब कॉपरेशन जो है डिफेंस में साइबर में बढ़ाना है, स्पेशल फोर्सेस फील्ड में इंक्लूडिंग लेमोआ। रिविटलाइज करना है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। और इंडिया US जो है टू एडवांस टाइज ऑन क्वांटम साइंस, बायोटेक एंड चिप्स। ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो एक्सपैंड करना है हमको USAID सपोर्ट कोविड-19 लर्निंग। तो इंडिया US की कुछ मेजर चीज़ें जो साइन की हैं। अब आते हैं इंडिया फ्रांस। तो इंडिया फ्रांस ने अभी रोड मैप साइन किया है फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है, ओशन जो मैरीटाइम एरिया है, उसको हमें उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बायलैटरल एक्सचेंजेस करने हैं और एक कॉमन विजन बनाना है ओशन गवर्नेंस के लिए जो कि रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड हो। की हाइलाइट्स में बोले तो सेटिंग अप इन इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप सेटअप किया है ऑन ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस। ऑर्गेनाइज किया है एनुअल बायलैटरल डायलॉग कि हम करेंगे कि उससे रिलेटेड मेक द ब्लू इकोनॉमी एज अ प्रायोरिटी इन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सस्टेनेबल और रिजाइलिएंट कोस्टल एंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। साइंटिफिक एंड एकेडमिक की बात करें तो रिसर्च इन मरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। इंडिया फ्रांस जो है वो मेजर एरियाज है कॉपरेशन में। डिफेंस की बात करें तो इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट परचेस किया है और साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। स्पेस की बात करें तो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। और सिविल न्यूक्लियर की बात करें तो बोथ साइन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2008। इंडिया UAE की बात करें तो इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे विद द इंक्लूजन ऑफ सेपा। तो इंडिया UAE जो है उनका एम यही है कि बायलैटरल जो गुड्स ट्रेड है उसको हमको बढ़ाना है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। Next 5 years to 100 billion. Around 90% of the product exported from India to UAE will attract zero duty with implementation of the agreement. It also has stringent rules of origin reflecting requirement for sustainable processing up to 40% of value addition, तो it is not necessary. और UAE जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद बायलैटरल ट्रेड जो है वैल्यू $59 बिलियन। अब आते हैं इंडिया वियतनाम। तो हिस्टोरिकल रूट्स जो है वियतनाम के साथ इंडिया शेयर करता है, जैसे कि बुद्धिज़्म है वियतनाम भी, एंड स्ट्रगल फॉर लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इंडिया एंड वियतनाम कॉम्प्लीमेंटेड अपना रिलेशन 50 ईयर्स एनिवर्सरी बना रहे हैं। बुद्धिस्ट मंक महाजवका एंड कल्याण क्यूरेरी आर क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन वियतनाम। और महात्मा गांधी और हो चिन में जो है रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेशन इन इंडिया एंड वियतनाम रेस्पेक्टिवली। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है अभी कनेक्ट किया गया है गंगा से विया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है अभी सक्सेसफुली उन्होंने कंडक्ट किया है मैदान वॉयज ऑफ फूड ग्रेन्स विया इनलैंड वाटरवे जॉइंटली
covering National Waterway 1 and River National Waterway 2. About IVP है क्या, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल और इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रेड जो है वो 1972 में साइन किया गया था, जहाँ पे इनलैंड वेजल जो है एक कंट्री की वो दूसरे रूट से मूव कर सकती हैं टू द अदर कंट्री. ये लास्ट रिन्यू हुआ था 2015 में फॉर 5 years विद अ प्रोविजन फॉर इट्स ऑटोमेटिक रिन्यूअल. बट अभी जो है ये ओवरऑल एम्बिट अगर बात करें इसकी तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है. फिर आते हैं ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेगी कि स्टेट को सपोर्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में. इसका एम यही है कि हमारा जो चाइनीज़ डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल है उसको हम काउंटर कर पाएँ और हमारे जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको ख़त्म कर पाएँ. इंडिया जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप लॉन्च किया है विद द यूके टू प्रोवाइड टेम्पलेट टू यूज़ द TDC फंड फॉर ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट्स. अब आते हैं इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है टू GIP विल बी चैनलाइजिंग थ्रू द TDC फंड. अब रायसीना डायलॉग जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 में. ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है जो कि कमिटेड किया गया है टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली सिंस 2016. इट मेक्स इट्स नेम फ्रॉम रायसीना हिल जो कि इंडियन गवर्नमेंट की सीट है. ये होस्ट कौन करेंगे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों मिलकर होस्ट करेंगे. और ये मर्ज हुआ है इंडिया फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में. और ये जो है इसमें बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स एक साथ आएंगे जो कि पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर आते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप. तो अभी फर्स्ट मीटिंग जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की ऑन इंडियाज़ नेबरहुड आउटरीच अभी कन्वे की गई है. इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने कन्वे किया है. सारी कंट्रीज़ जो है साउथ एशियन सार्क रीजन के एज वेल एज म्यांमार इसमें इंक्लूड की गई हैं. ये फोकस करेंगे जो भी क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें हमारा ट्रेड बढ़ाने के लिए नेपाल की तरफ, एक्सपैंडिंग रेलवे कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब IMCG है क्या, तो ये सेटअप की गई है एज अ हाई लेवल मैकेनिज्म टूवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ये सपोर्ट किया जाएगा बाय इंटर मिनिस्ट्रियल जॉइंट टास्क फोर्स जो कि कन्वे करेंगे बाय द कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. IMCG जो है ये इंप्रूव करेंगे इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस टू होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच. इसका एम यही है कि बेटर कनेक्टिविटी बढ़ाना, स्ट्रॉन्गर इंटरलिंकेजेस बनाना, ग्रेटर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना और इंडिया का रिलेशन जो है नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ बढ़ाना. अब आते हैं काफला सिस्टम. तो होस्टिंग 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजर्स जो है कतर के, उन्होंने कंडेम किया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. काफला सिस्टम है क्या, मैनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो है इंक्लूडिंग कतर जो है वो काफला सिस्टम फॉलो करते हैं जो कि एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो डिफाइंस करता है रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेंट वर्कर्स और लोकल जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बीच. ठीक है, तो ये क्या है, काफला सिस्टम कतर और बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में फॉलो होता है. अंडर इट लोकल स्पॉन्सर्स जो है वो पूरा कंट्रोल जो है माइग्रेंट वर्कर्स पे ले लेते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट पे और इमिग्रेशन स्टेटस पे. एग्जांपल, स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर परमिशन रिक्वायर्ड होती है अगर आपको जॉब को चेंज करना है, एंटर और एग्जिट करना है कंट्री में. प्राइमरली यूज टू मीट द चीप लेबर डिमांड. इट इज़ यूज बाई देम फॉर वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ PT 365 का अपडेट PT 365 में. तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अभी इसमें अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट इसलिए किया है कि जो भी हमारी फंडिंग है वेपन के लिए उसको हम जो भी वेपन हमारे मास डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको बैन करना है, वो फंडिंग को बैन करना है. तो वो अभी लोकसभा में पास हो गई है. तो ये जो है ये अमेंड किया एक्ट, कौन से एक्ट को, 2005 वाले एक्ट को. और 2005 एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करती है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है रिलेटेड टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरीज को है उनको बिल्कुल तरह प्रोहिबिट करना है. और रीसेंट अमेंडमेंट जो है इसके जो स्कोप है उसको एक्सटेंड कर रहा है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि वो फ्रीज, सीज और अटैच कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ पीपल इंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज़. और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है, ये एक सिंगल और अथॉरिटेटिव डिफिनेशन इनकी कोई भी नहीं है इंटरनेशनल लॉ में. एंड द एक्सप्रेशन जो है यूजुअली इसलिए यूज़ किया जाता है अंडरस्टैंड करें कि जो भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स हैं उन सबको हमको कम करना है. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अदर डिवाइस दैट इज इंटेंडेड टू हार्म लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनको हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं. अब व्हाट आर द एक्ट 2005 वो क्या बोलता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटीग्रेटेड और ओवर रेचिंग लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो भी हमारा डिस्ट्रक्शन कर रही हैं सारी टाइप्स के डिस्ट्रक्शन को हमको कम
करना है, जो कि न्यूक्लियर, भले न्यूक्लियर से हो, केमिकल से हो या बायोलॉजिकल से हो। 8 इंस्टीट्यूटेड पेनाल्टीज़ भी इसके अंदर जोड़ा गया है। एक्ट जो है वो पास किया गया था टू मीट एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एनफोर्स बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540। तो UNSCR 1540 क्या है रिलेटेड टू, ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है सारे UN मेंबर स्टेट पे कि जो भी इफेक्टिव मेजर्स है अगेंस्ट प्रोलिफरेशन ऑफ WMD उसको लिया जाए। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द ग्लोबल एफर्ट्स। तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन जो कि प्रोहिबिट करते हैं जो भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका ट्रांसफर, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, सारी चीज़ें वो करते हैं, और इट सप्लीमेंट्स द 1925 जेनेवा कन्वेंशन, और इंडिया ने इसको साइन किया है। फिर केमिकल वेपन कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया है। ये डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन, ट्रांसफर केमिकल वेपन्स का मना करते हैं, और इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इंडिया इसका भी मेंबर है। फिर NPT का इंडिया मेंबर नहीं है, जो कि मैं आपको PT 365 में पढ़ा चुकी हूँ। फिर ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसका भी इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया बिलीव करता है कि ये ट्रीटी जो है वो डेवलपमेंट नहीं करने देगी हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, इसलिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996, इसमें भी इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है इसका नेचर को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हेग कन्वेंशन, हेग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मली नोन एज द इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ये रेगुलेट करेंगे एक्सेस टू बैलिस्टिक मिसाइल्स विच कैन पोटेंशियली डिलीवर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो इंडिया इसका मेंबर है। फिर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि क्रिएट किया है बहुत सारी मेजर सप्लायर कंट्रीज ने टू कोऑपरेट इन देयर एफर्ट टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मिलिट्री एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो कि प्लोरिफरेशन जो है वेपन्स का, मास डिस्ट्रक्शन का, उसको सपोर्ट करते हैं उसके लिए। अब ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हो गया, वॉसेनर अरेंजमेंट हो गया, तो ये 4 जो है इसके अंदर आते हैं, और इंडिया जो है इनमें से सिर्फ 3 का मेंबर है। इंडिया जो एक्स न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। अब आते हैं ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव एस्टेब्लिशिंग न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स इन एशिया एंड पैसिफिक। ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा, बैंकॉक ट्रीटी, सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स, और मंगोलिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द फर्स्ट सिंगल स्टेट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स, तो मंगोलिया जो है पहला है जिसने डिक्लेयर कर दिया है। फिर आते हैं डिफेंस इंडिजनाइजेशन, तो रिसेंटली पार्लियामेंट पैनल ने अभी एक्सप्रेस किया है कंसर्न ओवर कि इंडिया जो है स्पेंड कर रहा है डिफेंस रिसर्च में, सोइंग लो डिफेंस इंडिजनाइजेशन। अब इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो लेस देन 1% है GDP का। इंडिया की जो फंडिंग है वो 6% है ऑन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाइल चाइना की बात करें और USA की तो 12% 20% है। DRDO ने बोला है कि देयर इज़ अ शॉर्टफॉल ऑफ 808 साइंटिस्ट विच इज़ स्लाइटली मोर देन 10% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारा इंडियनाइजेशन की प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू साइबर क्राइम। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट NCRB रिपोर्ट, इंडिया ने 11.8% जंप साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया है। अभी साइबर क्राइम है क्या कि जो भी आप अनलॉफुल एक्ट करते हो, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर को यूज़ करके आप कुछ हार्मफुल एक्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। इट इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि यूज़ करते हैं कंप्यूटर एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर परपिचुएटिंग क्राइम्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है ये लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को एंड साइबर क्राइम को। स्टेटस जो है साइबर क्राइम का, as per NCRB data from crimes in India 2020, cyber crime have increased 4 times or 306% इन पास्ट 4 years, और रेट ऑफ साइबर क्राइम्स भी ही इंक्रीज हुआ है। इंडिया जो है जंप किया है 37 प्लेसेस पे टू 10th पोजीशन इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। अगर देखें व्हाट इज़ द प्रेजेंट साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन इंडिया की बात करें तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है, जो कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने हमारी ले डाउन की कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम है उसको रेजिलियंट बनाना है, उसको सिक्योर्ड बनाना है, रेगुलेटेड फ्रेमवर्क डेवलप करना है। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 आया, ये कॉन्सेप्टुलाइज किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने कि वो सेफ, सिक्योर और ट्रस्टेड, रेसिलियंट, वाइब्रेंट साइबर स्पेस जो है वो बढ़ाएंगे। अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर लॉन्च किया गया, ये रोल्ड आउट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर पीरियड 2018-20 टू कॉम्बैट साइबर क्राइम इन द कंट्री। इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन जो है वो भी लॉन्च किया गया, ये नेशनल एजेंसी की तरह सर्व करेगा फॉर रिस्पॉन्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज पर प्रोविजन ऑफ IT एक्ट 2000। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मल्टी स्टेक होल्डर साइबर सिक्योरिटी है एंड ई सर्वेलेंस एजेंसी अंडर सर्ट इन। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर
जो है ये लॉन्च किया गया है, ये क्रिएट किया गया अंडर IT एक्ट 2000, जो कि डेजिग्नेट किया गया एज अ नेशनल नोडल एजेंसी टू फैसिलिटेट सेफ, सिक्योर एंड रेजिलिएंट इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र आया, फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आया, एंड फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज आया, जो कि इसका एम यही है कि ट्रेन करने हैं हमारे सीनियर मैनेजमेंट और टेक्निकल पर्सनल्स को, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में वर्क करते हैं, ऑन कंटेम्प्रेरी साइबर थ्रेट एंड हैंडलिंग साइबर इंसिडेंट एंड रिस्पॉन्स। और ये कंडक्ट की जाएगी बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट ये अभी डायरेक्शन इशू किए हैं रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट। की गाइडलाइंस ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज हैं वो मैंडेटली सारे साइबर जो ब्रीच इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करेंगी टू सर्टेन विद इन 6 आवर्स। सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज, डेटा सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी लॉग टू ऑल देयर ICT सिस्टम एंड मेंटेन देम सिक्योरली। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जो हैं, क्लाउड सर्वर्स प्रोवाइडर्स जो हैं, वो अपना उनके लिए रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्राइबर्स नेम। फिर आते हैं हर्मेटिक वाइपर। क्या है ये? एक डेटा वाइपर मालवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर्स जो है यूक्रेन में उसको डिटेक्ट कर रहा है। ये जब भी डाउनलोड किया जाता है तो ये सारा डेटा डिवाइस से, जिस भी डिवाइस को टारगेट करता है उससे एरेज कर सकता है इन अ मैनर दैट डेटा बिकम्स इररिलेटेबल। मालवेयर जो है ये कलेक्टिव टर्म है जो कि बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग वायरस, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर। सो दिस इज़ the cyber crime. Now let's come to other important news. तो स्पिल इंटरनेट, ये क्या है? रशिया यूक्रेन अभी वॉर हो रहा था तो अभी थ्रेटन हुआ स्प्लिंट इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट दैट इज इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड है ड्यू टू नेशंस फिल्टरिंग कॉन्टेक्ट और ब्लॉकिंग इट एंटायरली फॉर पॉलिटिकल पर्पस। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल, चाइना ग्रेट फायरवॉल कीप्स अमेरिकन टेक जायंट्स आउट वाइल पुशिंग ऑनलाइन सर्विस, और रशिया ने भी यही किया। फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फ्रॉम चाइना, तो विद इन एन आई ऑन पैसिफिक ओशन चाइनीज प्रेसिडेंट ने अभी प्रपोज किया है न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू चाइना, इस इनिशिएटिव के अंदर विल वर्क अगेंस्ट जो भी कोल्ड वॉर मेंटालिटी है उसके अगेंस्ट वर्क किया जाएगा, और इट विल काउंटर US इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्वाड, इन सबको काउंटर करेंगे। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि सोशल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। जो भी हमारे रिमोट हैबिटेशंस हैं प्राइमरली अलोंग द बॉर्डर विद चाइना, उन सब एरियाज़ को वो करेंगे। ये पायलट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और ये डेवलप इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनीज सेटिंग ऑफ मॉडल विलेजेस। ये स्कीम के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना बॉर्डर एरियाज़ में, और रेसिडेंट्स को इंश्योर करना कि वो अपने विलेजेस को ना छोड़े। ठीक है, एक्टिविटीज़ विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, हाउसिंग करेंगे, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टू होम एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, दूरदर्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अदर गवर्नमेंट स्टेप्स की अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, और यूनियन बजट 2020-23 ने अभी कैपिटल आउटले जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बढ़ा दिया है। अब आते हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने अभी कंटिन्यू किया है सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम क्या करेगा? वो हेल्प करेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, सच एज बॉर्डर फेंस, बॉर्डर फ्लड लाइट्स एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, बॉर्डर रोड्स एंड बॉर्डर आउटपोस्ट एंड कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अब अदर इनिशिएटिव्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस इक्विपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, प्रोजेक्ट बोल्ड क्विट, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। अब आते हैं एक्सट्रेडिशन पॉलिसी का मतलब एक्सट्रेडिशन जो है, अभी एक्सट्रेडिशन मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज किया है, यूनियन होम मिनिस्टर से पूछा है कि आप गवर्नमेंट का स्टैंड बताइए, एक्सप्लेन करिए ऑन गैंगस्टर जो थे अबूम सलीम कंटेंशन दैट ही कैन नॉट बी सेंटेंस्ड बियॉन्ड 25 ईयर्स इन प्रिजन एज पर द सोवरेन एश्योरेंस गिवन टू पोर्टुगल अथॉरिटीज़ फॉर हिज एक्सट्रेडिशन। तो पोर्टुगल अथॉरिटीज़ को उसके एक्सट्रेडिशन के लिए बोला गया था, अगर कोई भी हमारे कंट्री का मेंबर कुछ करता है तो वहाँ पर वो एक्सट्रेडिट हो सकता है
दूसरे कंट्रीज़ में, तो उसको हम एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में उसको वो मिल सकता है तो उसको बोलते हैं। तो ही वॉज अरेस्टेड इन पोर्टुगल एंड एक्सट्रेडिटेड टू इंडिया। ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस। अब एक्सट्रेडिशन इन इंडिया अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर ऑफ दोज whom it is desired to deal with for crimes or of which they have been accused or convicted and justifiable in the court and other state। ठीक है, एक्सट्रेडिशन एक्ट जो है 1962 का, वो गवर्न करता है एक्सट्रेडिशन ऑफ एन फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया टू अ फॉरेन कंट्री और वाइस वर्सा। अंडर द एक्ट अगर कोई भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू जो है टू विच इंडिया जो है एंड दैट फॉरेन कंट्री अगर कॉमन पार्टीज है तो उसके थ्रू एक्सट्रेडिट कर सकती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि सारी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट करती है। अब एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग की बात करें तो एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट होती है अपॉन रिसिपिएंट ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सट्रेडिशन थ्रू फॉलोइंग मोड्स। डायरेक्टली आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं, रेड नोटिस इशू करती है इंटरपोल उसके थ्रू, और अदर सेटल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ये न्यूज़ में इसलिए है कि कोई भी एक्टिविटी अगर क्राइम से कनेक्टेड है दैट मे बी इंक्लूसिव यूज़ कंसिलिएशन पोजेशन इज एनकम्पास्ड विद इन इम्प्रेशन, तो वो सेक्शन 3 PMLA एक्ट के अंदर आएगी। अब पिटीशन आर्ग्यूड दैट सेक्शन 3 जो है PMLA एक्ट का वो रीड डाउन किया जाता है सेइंग दैट मेयर यूज़ एंड पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डज नॉट टॉन्टमेंट टू मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन 3 जो है PMLA एक्ट का सेज whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a partially or a party and is actually involved in the process or activity connected with proceeds of the crime। कोई भी मेंबर अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली knowingly या बिना knowingly पार्टी है किसी भी क्राइम के प्रोसीड्स के लिए, तो वो जो है सेक्शन 3 बताते हैं। अब PMLA जो है एनैक्ट किया गया था कि जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके अगेंस्ट फाइट करें। लीगलाइज किया उन्होंने इनकम ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी इलीगल सोर्स। इट एनेबल्स अथॉरिटीज़ कि आप प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं जो भी इलीगली गेन्ड प्रोसीड्स हैं उससे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर PMLA एक्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलीगल गेन्ड प्रोसीड्स अपीयर लीगल। अब आते हैं सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है उन्होंने अभी इंश्योर किया है कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है विद ग्लोबल पार्टिसिपेशन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट दो चीज़ें कवर करते हैं, प्रॉपर्टी कवर करते हैं, एक लाइबिलिटी कवर करते हैं। तो लाइबिलिटी कवर जो है फॉर अ न्यूक्लियर प्लांट इज ऑलवेज कवर्ड बाय इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल। तो कौन कवर करता है लाइबिलिटी कवर? इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल जो है वो कवर करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस से मिलके वो बना है। और मैनेज कौन करता है? स्टेट ओन्ड री इंश्योरर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो मेंटेन करते हैं। अब जो इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइबिलिटी जो है अगर आपने न्यूक्लियर कुछ चीज़ें वो किया है तो अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो आपकी लाइबिलिटी होगी उस चीज़ के लिए एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। अब CLND एक्ट जो है वो एनैक्ट किया गया था कि विथ अ व्यू टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। अगर कोई डैमेज हो रहा है तो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है जो भी न्यूक्लियर चीज़ों से डेवलप हो रहा है। एक्ट जो है फैसिलिटेट करता है कि इंडिया जो है स्टेट पार्टी बना कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द की फीचर्स। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शनल कॉम्पिटेंस एंड अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड कंपनसेशन। दूसरा है चैनलाइजिंग लाइबिलिटी टू ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी अदर अथॉरिटी स्टेब्लिश बाय इट और अ गवर्नमेंट कंपनी हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस फॉर इट। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर होगी एंड द अमाउंट एंड टाइम, और मैंडेटरी कवरेज किया जाएगा ऑपरेटर के द्वारा थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंश्योरर। ओके, सो दिस इज द सिविल लाइबिलिटी। नाउ लेट्स कम टू कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। तो CSC जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 1997 में। ये एक वर्ल्ड वाइड लाइबिलिटी रिजीम है जो कि हमारा अमाउंट है कंपनसेशन का उसको इंक्रीज़ करती है जो भी हम विक्टिम्स को प्रोवाइड करते हैं अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। स्टेट जो भी पार्टी है इस चीज़ का टू अर्लियर द 1963 वेना कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी और 1960 पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैन बिकम पार्टी ऑफ दिस। स्टेट जो कि पार्टी नहीं है किसी भी चीज़ का किसी भी कन्वेंशन का वो भी CSC का मेंबर बन सकता है अगर उसका नेशनल लॉ और न्यूक्लियर लाइबिलिटी कंप्लाइंस है हमारे CSC से। इंडिया जो है वो पार्टी नहीं है वेना का भी और पेरिस कन्वेंशन का भी, साइंड द CSC इन 2010 एंड ऑन द बेसिस ऑफ CLND एक्ट।
नाउ लेट्स कम टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी डैमेज होता है तो हमारी सिक्योरिटी, हमारा हेल्थ, हमारी वेलबींग, सारी चीज़ें को ख़राब कर देता है, तो उसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। मेजर्स क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए? पॉलिसी मेजर्स है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर नेशनल क्रिमिनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर और अदर कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि हैकर्स जो है रिपीटेडली चाइनीज़ गवर्नमेंट का ट्रोजन शैडो पैड यूज़ करके टारगेट कर रहे हैं स्टेट के लोन डिस्पैच सेंटर्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रिड कंट्रोल के लिए, इलेक्ट्रिकल डिस्पैच के लिए, तो उसको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब आते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्पा एक्ट। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने पार्शली विड्रॉ कर दिया है आर्म फोर्सेस को फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर से। अब आस्पा है क्या? आस्पा जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हमारी आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो हमारा ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर, उसको ले आइए इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज़ वो एरियाज है जो नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ आस्पा एक्ट। कोई भी एरिया डिस्टर्ब्ड है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रेशियल लैंग्वेजेस, इसके कारण डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूनियन टेरिटरीज के, वो डिक्लेयर कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया। अब सेक्शन 4 जो है आस्पा का, वो एम्पावर करता है आर्म फोर्सेस को विद द प्रोविजन लाइक लीगल इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शन, अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट, स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल एटसेट्रा। प्रेजेंटली अगर बात करें तो आस्पा जो है ये ऑपरेशनल है आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर में एंड अ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो इस एक्ट के अंदर लाए गए बाय द वे ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। अब डीडीओ नो में देखा जाए तो आस्पा जो है वॉज फर्स्ट एनैक्टेड एज एन ऑर्डिनेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 बाय द वाइसरॉय लिनलिथगो ने किया था, और उन्होंने आर्म फोर्सेस को लाइसेंस दिया था कि आप मार सकते हैं किसी को भी अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट इन नॉर्थ ईस्ट। तो अरुणाचल एंड आसाम में बात करें, बोथ स्टेट ने एग्री किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सेटअप करेंगे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड करेंगे। जो भी डिस्प्यूट है उनका टाइम बाउंड मैनर में उसको कम करना है। स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न वर लार्जली कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट जो हैं आसाम से बने हैं जिनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश रिफ्यूज़ किया कि वो 1951 का जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और डिस्प्यूट जो है दोनों साइड से पेंडिंग है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। मेघालय एंड आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो आसाम एंड मेघालय ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो बहुत सारे जो 5 डिकेड्स ओल्ड इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करेंगे। तो 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर्स को उन्होंने रिजॉल्व किया है। बोथ स्टेट ने साइन किया है गिव एंड टेक पॉलिसी टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द बाउंड्री डिस्प्यूट, इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू डेफ कनेक्ट 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी स्कीम निकाली है फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स ड्यूरिंग डेफ कनेक्ट 2.0। अब डेफ कनेक्ट एम यही है कि हमारे इनोवेटर्स को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है कि इंडिया की लीडिंग इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करें। कुछ स्कीम्स हैं, फिर पहली है IDX प्राइम, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम। ये इसका एम है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट रिक्वायर करना बियॉन्ड ₹1.5 करोड़ अप टू ₹10 करोड़। कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोसिस्टम क्रिएट करना, एसेंशियली डेवलप करना, इनोवेशन को फॉस्टर करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना। IDX जो है ये ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है फॉर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब आते हैं 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है इसका एम है कि हमारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, MSME सेक्टर्स को सपोर्ट करना, इनोवेटर्स को सपोर्ट करना कि वो प्रोटोटाइप्स और कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स जो है उसको बढ़ाएं। लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू, मतलब उससे पार्टनरशिप में। 3rd एडिशन ऑफ इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप, ये I4D जो है ये 2 month लॉन्ग एक्सेलरेशन प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए फॉर हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन न्यूज़। तो जर्मनी नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो जर्मनी ने अभी सस्पेंड कर दिया कि वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं देंगे इसको बिकॉज ऑफ रशिया, मतलब रशिया से सस्पेंड हो चुका है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो 1230 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि उस्ट लुंगा इन रशिया से कनेक्ट होती है टू ग्रिफ्सवॉल्ड जर्मनी तक, ठीक है, और थ्रू द बाल्टिक सी, और ये डेजिग्नेटेड है टू डबल रशियाज गैस एक्सपोर्ट टू
टू जर्मनी। ओके, नाउ लेट्स कम टू फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना ने अभी एक्नॉलेज किया है इंडियन सपोर्ट फॉर रिजॉल्विंग फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट। फॉकलैंड जो है रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ सोवेरेनिटी डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना। लोकेशन क्या है, साउथ अटलांटिक ओशियन में, ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना। फिर तंजानिया आपको पता है अफ्रीका में है, कैपिटल इसका दर एस सलाम है। ओके, तो सामिया सुलूहू हसन जो है ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की। तंजानिया कंट्री जो है वो ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है, इंक्लूड्स द आइलैंड ऑफ जंजीबार, पेम्बा एंड माफिया। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है रन्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थ्रू मेनलैंड तंजानिया। वॉल्केनो माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका की। और लेक्स जो है, लेक विक्टोरिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो नॉर्थ में है। और लेक तंगनिका जो है वो वेस्ट में है, और लेक नासा जो है साउथ वेस्ट में है। फिर आते हैं तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल अशगाबाद है। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से एक कंट्रीज़ है। इन द आफ्टर माथ रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं वो देख रही है कि हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो पर्टिकुलरली तुर्कमेनिस्तान वो ऑल्टरनेटिव सप्लाई मतलब गैस सप्लाई के लिए ऑल्टरनेटिव की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की बात करें तो साउथ वेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया रीजन में लोकेटेड है। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, एन ओआसिस रीजन जहाँ पे वाटर सप्लाई है, और डेजर्ट रीजन जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की टेरिटरी जो है 9/10 है। रिवर की बात करें तो अमू दारिया जो है, जो कि फ्लो होती है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से टुवर्ड अरब सी। तुर्कमेनिस्तान स्पेशलाइजेज इन कॉटन ग्रोइंग एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब आते हैं रेड सी। रेड सी आप देख सकते हैं, दिस इज़ रेड सी। तो रेड सी जो है वर्ल्ड का नॉर्थ मोस्ट ट्रॉपिकल सी है बिटवीन द एशिया एंड अफ्रीका। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। इजिप्ट, सूडान, एट्रिया, जिबौती जो है इसके वेस्टर्न सोर्स में लाई करते हैं, और यमन एंड सऊदी अरेबिया जो है ईस्टर्न सोर्स में है। ड्यू टू इसके हाई हीट और लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन के कारण हाई सैलिनिटी होता है, और ये ग्लोबल 200 इको रीजन्स में से एक है जो कि वर्ल्ड वाइड फंड ने डिक्लेयर किया है। फिर आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज फेसिंग वर्स्ट ड्राउट्स अभी फेस कर रहे हैं इन 40 ईयर्स सेज यूनाइटेड नेशन। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो हॉर्न इज अ होम ऑफ 4 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, सोमालिया, इथोपिया एंड जिबौती और एरिट्रिया। ज्योग्राफी की बात करें तो डाइवर्स लैंड फीचर्स है, इंक्लूडिंग सोमालियन एंड एरिट्रियन कोस्ट, ओगैडेन डेजर्ट एंड यूथोपियन हाईलैंड। मेन रिवर्स की बात करें तो नाइल एंड जूबा सबेले रिवर जो है यहीं पर है। फिर आते हैं टर्की की बात करें। टर्की आप देख सकते हैं, तो टर्की एक लार्ज पेनिनसुला है जो कि ब्रिज करता है कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप और एशिया के बीच में, और लार्जेस्ट लेक वैन है टर्की की, और मेन रिवर्स यूफ्रेट्स, किजिलमार्क एंड सकरया है, एंड हाईएस्ट पीक माउंट अरारट है। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूज़ में जो भी वो थे। अब वरुण एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है। एक्स दस्तलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ईस्टर्न ब्रिज जो है इंडियन ओमान के बीच में है। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज कोबरा वैरियर 22 इंडिया के हैं। स्लीनेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच में, और लेमेटाई जो है इंडिया और सिचलिस के बीच में है। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल रिलेशन। आई विल स्टार्ट इकोनॉमी पार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।